हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्क्यूमिनियम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ इंपॉर्टेंट आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आपको क्या करना है कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्योरी वीडियोस हैं वो आपको देखने हैं, उसके बाद आपको ये वाला वीडियो देखना है। थ्योरी वीडियो कहाँ से देखेंगे? थ्योरी वीडियो जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप थ्योरी वीडियो देखिए। उसके बाद फिर आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, जिससे क्या है आपको बेटर समझ में आएगा। अगर आपका पढ़ा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो यहां पर जब ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो हमको चारों ऑप्शन चेक करने होते हैं। तो इसमें क्या है कि जब चारों ऑप्शन आप चेक करोगे तो अगर मान लो आपको 4 में से 3 भी आते तो आपका काम हो जाएगा। कैसे? कि अगर आपको पता है कि ये 3 सही है तो चौथा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, या फिर आपको एक ही ऑप्शन आता है कि ये स्टेटमेंट तो गलत है तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पहले ऑप्शन की बात करें, CO2 हैज 4 वाइब्रेशनल मोड। अब वाइब्रेशनल मोड जो होती है वो होती क्या है? देखिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होते हैं वो होते हैं 3n। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं मॉलिक्यूल के? 3n। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। उसके बाद ट्रांसलेशनल मोशन की बात करें तो उसके 3 होते हैं। रोटेशनल की बात करें तो वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर कैसी है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है। लीनियर के लिए 2 होते हैं और नॉन लीनियर के लिए 3 होते हैं। अब क्योंकि CO2 की स्ट्रक्चर लीनियर है तो उसके लिए 2 हो जाएंगे, 3n-2 ये वाइब्रेशनल मोड आएंगे। अब n क्या है यहाँ पर? 3, सॉरी हाँ 3 है। 3 3 9, 9 - 5 = 4। मतलब वाइब्रेशनल मोड कितने आ गए? 4। ये सही है स्टेटमेंट। CO2 हैज 4 वाइब्रेशनल मोड्स। नेक्स्ट दे रखा है एसिमेट्रिक स्ट्रेच वाइब्रेशन ऑफ CO2 इज IR इनएक्टिव। दूसरा है सिमेट्रिक स्ट्रेच वाइब्रेशन ऑफ CO2 इज IR इनएक्टिव। और तीसरा है बैंड वाइब्रेशन ऑफ CO2 इज IR एक्टिव। अब यहां पर क्या है कि ये जो 4 वाइब्रेशनल मोड आए हैं ये किस फॉर्म में होंगे? देखिए ये इसको अगर हम डिवाइड करें तो 2 में डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग में और बेंडिंग। 2 स्ट्रेचिंग के आगे, 2 बेंडिंग के आगे। अब स्ट्रेचिंग भी 2 तरह की है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। ठीक है। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का मतलब क्या है कि ये जो आपके एटम हैं ये एक साथ दूर जा रहे हैं और जब ये दूर चले गए हैं तो ये एक साथ वापस से क्या हो रहे हैं? अंदर आ रहे हैं। मतलब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसको एक साथ क्रॉस कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में। जबकि एसिमेट्रिक में क्या है? एसिमेट्रिक में क्या है कि ये एक साथ नहीं कर रहे, ये आपके अंदर आ रहा है तो ये आपके दूर जा रहा है। ये एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो गई। तो ये 2 तरह की स्ट्रेचिंग है। अब यहां पर होता क्या है? यहां पर अगर आप IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे तो सबसे पहले कंडीशन दे रखी होती है। जैसे आप IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ो या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ो या कोई सी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ो तो उसमें कंडीशन दे रखी होती है कि कौन से मॉलिक्यूल ये वाला स्पेक्ट्रा देंगे और कौन से नहीं देंगे। तो जब आप IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो तो वहां पर कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ड्यूरिंग वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के दौरान डाइपोल मोमेंट में चेंज आना चाहिए। परमानेंट डाइपोल मोमेंट कंडीशन किसकी है? रोटेशनल की। तो जो मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो रोटेशनल देगा और जिसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट 0 है वो रोटेशनल नहीं देगा। IR में ऐसा नहीं है। IR में है ड्यूरिंग वाइब्रेशन, मतलब वाइब्रेशन के दौरान डाइपोल मोमेंट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। क्लियर? अगर हो रहा है तो वो IR देगा और नहीं हो रहा तो IR नहीं देगा। तो इससे क्या कंडीशन होती है कि एक मॉलिक्यूल की काफी सारी वाइब्रेशनल मोड्स होती हैं, उसमें से अगर एक भी वाइब्रेशनल मोड एक्टिव है इसका मतलब वो मॉलिक्यूल IR एक्टिव कहलाता है, और अगर एक भी एक्टिव नहीं है तो वो IR इनएक्टिव कहलाता है। ठीक है। अब यहां पर बात करें तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जब आप चेक करोगे तो देखिए CO2 जो है, अगर मैं CO2 स्ट्रक्चर की बात करूं तो लीनियर स्ट्रक्चर है। ये सिंगल बॉन्ड इसलिए बता रहे हैं वाइब्रेशन समझाने में आसानी हो। आप बोलोगे सर हमने तो केमिकल बॉन्डिंग में डबल बॉन्ड पढ़ रखा है, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। अब CO2 की अगर आप बात करोगे तो लीनियर है विद सेंटर ऑफ सिमेट्री, मतलब परमानेंट डाइपोल मोमेंट 0 है। इसका कितना है? 0। अब जब आप वाइब्रेशन चेक करोगे तो इस वाले वाइब्रेशन में क्या है कि इस कंडीशन में देखोगे तो भी 0 दिख रहा है, इस कंडीशन में देखोगे तो भी 0 दिख रहा है, लेकिन इस कंडीशन में 0 नहीं है। मतलब यहां पर ये 0 है, यहां पर ये 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्यूरिंग वाइब्रेशन सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब ये IR इनएक्टिव है, और इसमें चेंज हो रहा तो ये IR एक्टिव। अब स्टेटमेंट चेक करते हैं। एसिमेट्रिक स्ट्रेच वाइब्रेशन ऑफ CO2 इज IR इनएक्टिव।
ये गलत हो गया, क्योंकि एसिमेट्रिक में क्या हो रहा है, डाइपोल मोमेंट चेंज हो रहा है, ये आई आर एक्टिव होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, मतलब ये आंसर है। सिमेट्रिक स्ट्रेच वाइब्रेशन ऑफ CO2 इज आई आर इनएक्टिव, ये सही है स्टेटमेंट। चौथा है बैंड वाइब्रेशन ऑफ CO2 इज आई आर एक्टिव। अब देखिए बैंड वाइब्रेशन में क्या हो रहा है कि ये आपके, मैंने कहा कि ये CO2 है, ठीक है। अब ये जब बैंड वाइब्रेशन करेगा तो ये मैंने कहा कि बैंड होने के बाद ये ऐसा हो गया, अब इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, इसका मतलब वाइब्रेशन के दौरान क्या कर रहा है, ये डाइपोल मोमेंट चेंज कर रहा है, बेंडिंग वाला। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, बैंड वाइब्रेशन ऑफ CO2 इज आई आर एक्टिव। क्यों? क्योंकि बैंड वाइब्रेशन में क्या हो रहा है, डाइपोल मोमेंट चेंज हो रहा है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, CO2 इंपॉर्टेंट है, आप थ्योरी वीडियो देखोगे वहां पर भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपके क्वेश्चन था IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एब्जॉर्बेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ, कि अगर हम बात करें एब्जॉर्बेंस की तो कौन सा फंक्शन नहीं है, ये हमें दे रखा है। अब देखिए कई बार क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन काफी टिपिकल हमें लगता है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसकी क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, क्या कहना चाह रहा है उसको समझने की कोशिश करें, तो हम आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन वापस से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। एब्जॉर्बेंस किसकी बात कर रहा है, एब्जॉर्बेंस की बात कर रहा है। एब्जॉर्बेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ, नॉट अ फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले सिंपल से अगर हम बात करें, कोई फॉर्मूला अगर आपको पता हो एब्जॉर्बेंस का, वो हम लिखना चाहेंगे A इक्वल्स टू एप्सिलॉन CL, ये आपने पढ़ रखा है। ये A एब्जॉर्बेंस है, L पाथ लेंथ है, C कंसंट्रेशन है, और एप्सिलॉन क्या है, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है। अब ऑप्शन क्या दे रखे हैं, लैम्डा मैक्स, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट तो कंफर्म हो गया कि भाई C आ रहा है, मतलब कंसंट्रेशन को वेरी करोगे तो एप्सिलॉन एब्जॉर्बेंस वेरी होगा, मतलब इस पे तो डिपेंड करेगा। मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट इसको एक बार छोड़ देता हूं मैं। पाथ लेंथ ऑफ द सेल इस पे डिपेंड करेगा। अब क्योंकि फॉर्मूले में एप्सिलॉन आ रहा है तो इस पे भी डिपेंड करेगा, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या हुआ, एब्जॉर्बेंस जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एप्सिलॉन पे भी डिपेंड कर रही है, C पे भी डिपेंड कर रही है, और L पे भी डिपेंड कर रही है। एब्जॉर्बेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ, तो यहां पर आपके क्या है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, पाथ लेंथ पे डिपेंड कर रही है, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट उस पर डिपेंड कर रही है। अब यहां पर कंफ्यूजन लैम्डा मैक्स का हो जाता है। देखिए अगर यहां पर केवल लैम्डा लिखा होता तो बात अलग होती, केवल लैम्डा लिखा होता तो क्या होती, बात अलग होती, लेकिन केवल लैम्डा नहीं लिखा हुआ है। समझ आ रही बात? लैम्डा होता तो फिर भी आप कह सकते थे कि लैम्डा पे वेरी कर रहा है, लेकिन यहाँ लैम्डा मैक्स है। लैम्डा मैक्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, पाथ लेंथ पे। अब कई बार क्या होता है कि जैसे आपने कंफ्यूजन के लिए आप ये भी सोच रहे होंगे कि भी हमने इस टाइप का ग्राफ पढ़ रखा है, एब्जॉर्बेंस और मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट, यहाँ पर आप पढ़ते हो एब्जॉर्बेंस, ठीक है, और यहाँ पर आप पढ़ते हो वेवलेंथ, फिर आप कहते हो कि ये जो मैक्सिमम आ रही है इसको हम क्या कह रहे हैं, लैम्डा मैक्स कह रहे हैं, ठीक है। और लैम्डा मैक्स के बाद एब्जॉर्बेंस आता है, तो कहने का मतलब क्या है कि वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन लैम्डा मैक्स अगर मैं बात करूँ वो कांस्टेंट है, उस पर एब्जॉर्बेंस डिपेंड नहीं कर रही। तो कंडीशंस का फर्क है कि क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा। तो यहां पर आपके आंसर हो जाएगा लैम्डा मैक्स। मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट पे डिपेंड करती है, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट ज्यादा होगा तो एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगी। अब मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट देखा जाए तो अपने आप में एक कांस्टेंट है, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट देखा जाए तो क्या है, अपने आप में कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है सॉल्यूट पे। किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पे। अलग अलग सॉल्यूट की एब्जॉर्बेंस अलग अलग होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन द HNMR स्पेक्ट्रम ऑफ एसिटोफिनॉन, अगर मैं HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूं, किसकी, एसिटोफिनॉन की। अब मान लीजिए कि अगर आपको यही नहीं पता कि एसिटोफिनॉन की स्ट्रक्चर क्या है, तो फिर छोड़ दीजिए क्वेश्चन को, कोई मतलब नहीं करने का। रेजोनेंस, एसिटोफिनॉन रेजोनेंस ड्यू टू CH3 ग्रुप अपीयर्स टू। अब एसिटोफिनॉन की सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये बेंजीन रिंग, CO, बेंजीन रिंग CO CH3, ये हो गया, ठीक है। एसिटोफिनॉन क्या हो गया, C6, ये बेंजीन रिंग हो गई, CO CH3 हो गया। अब ये कह रहा है कि ये जो CH3 है इसकी वैल्यू क्या आएगी, डेल की। तो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो डेल है ये कार्बोनिल के जस्ट पास वाला है, मतलब एक तरह से अल्फा कार्बन की बात हो रही है कार्बोनिल के सेंस में। कार्बोनिल का अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन हो गया।
तो अगर उसकी मैं बात करूं तो डेल दे रखी है 0.9, 2.5, 3.5, 6.5। तो ये अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, अब ये समझाने वाला क्वेश्चन नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि कौन सा हाइड्रोजन, किस टाइप का हाइड्रोजन किस टाइप की पीक देगा, ये तो आपको याद करनी है। अब उसमें मैं आपको क्या समझा सकता हूँ, अब हो सकता है कि आपको लैंग्वेज से समझ में नहीं आ रहा हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो एसिटोफिनोन है उसका CH3, अब अगर आप सिंपल CH3 की बात करते हैं, सिंपल CH3 की, तो उसकी डेल वैल्यू अलग आती। लेकिन एसिडोफिनोन के केस में कार्बोनिल के जस्ट पास वाला CH3 है, तो वो एक तरह से कार्बोनिल का अल्फा कार्बन हो गया, तो उसका आंसर आ जाएगा 2.5। अब कौन से ग्रुप की डेल एच वैल्यू क्या होती है, मतलब डेल वैल्यू क्या होती है अलग अलग हाइड्रोजन की, वो तो फिर आपको याद करनी पड़ेगी। आप थ्योरी वीडियो देखना, आपको मिल जाएगा, या फिर आप किसी भी बुक में देखेंगे आपको मिल जाएगा। तो कार्बोनिल के अल्फा कार्बन की वैल्यू 2.5 के अप्रॉक्स होती है, आसपास मतलब रेंज होती है एक, तो आंसर आ जाएगा 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सिलेक्ट द कंपाउंड दैट गिव्स एब्जॉर्प्शन बैंड एट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। भाई एब्जॉर्प्शन बैंड किस पे दे रहा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पे दे रहा है। तो ये देखिए ये आपके यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है। वुडवर्ड फिजर रूल आपने पढ़ा होगा, लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करते हैं हम, और आपके सिंपल दो है, आपके एल्कीन्स का केस है और एक कार्बोनिल का केस है। दोनों के केस में हम लैम्डा मैक्स डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर इसने लैम्डा मैक्स की वैल्यू नहीं पूछी है, इसने केवल सिंपल सा पूछा है, सिलेक्ट द कंपाउंड दैट गिव एब्जॉर्प्शन बैंड एट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला एब्जॉर्प्शन किस में आएगा, मतलब लैम्डा मैक्स किसकी ज्यादा आएगी, ये पूछ रहा है ये। तो यहाँ पर आपको लैम्डा मैक्स निकालना नहीं है, सबसे ज्यादा लैम्डा मैक्स किसका आएगा वो आपको देखना है। अब उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो फैक्टर हैं या कंपोनेंट है वो लैम्डा मैक्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये जो बेस स्ट्रक्चर है, कार्बोनिल के साथ रिंग डबल बॉन्ड, ये सेम है, बेस स्ट्रक्चर सेम है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से आ रहा है। अब यहां पर आपको जो फैक्टर ध्यान रखना है, जो बेसिकली इस क्वेश्चन की थीम है, वो ये है कि जैसे जैसे आप कॉन्जुगेशन बढ़ाओगे, मतलब कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड बढ़ेगा, कॉन्जुगेशन बढ़ेगा मतलब कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड बढ़ेगा, वैसे वैसे लैम्डा मैक्स बढ़ेगी। तो यहां पर ये जो डबल बॉन्ड है ये कॉन्जुगेशन में, ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है। यहां पर आप देखोगे तो ये जो है ये पूरा कॉन्जुगेशन में आ गया। ठीक है, यहां पर ये दो सिंगल बॉन्ड आ गए, कॉन्जुगेशन में नहीं है। यहां पर दो सिंगल बॉन्ड आ गए, कॉन्जुगेशन में नहीं है। यहां पर भी दो सिंगल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो अब आप देखोगे कि कार्बोनिल के साथ, कार्बोनिल के अलावा दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, कार्बोनिल के अलावा दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, कार्बोनिल के अलावा दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, यहाँ पर कार्बोनिल के अलावा तीन डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में। या फिर इस रिंग को अगर आप सिस्टम मानो तो एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है, एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है, एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है। यहाँ कितने हैं, दो एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है। कहने का मतलब कॉन्जुगेशन किसमें ज्यादा है, सेकंड वाले में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। तो कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट क्या है वो आपको समझना है। अगर वो आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या है कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ेगा, होमोल्यूमो का एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, the value of coupling constant J between transolefinic protons in ethane lies in the range। अब देखिए होता क्या है कि अगर हम कपलिंग कांस्टेंट की बात करें तो कपलिंग कांस्टेंट होता क्या है, देखिए एक होती है पीक। अगर हम बात करें तो जैसे हाइड्रोजन है HNMR में, तो हाइड्रोजन की पीक आती है। अब उसके अलावा अगर एनवायरनमेंट जो है, साइड का एनवायरनमेंट जो है, उसमें साथ में जो है डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट है या प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो पीक स्प्लिट होती है। तो अगर हम स्प्लिटेड पीक की बात करें, मतलब एक पीक जो है वो स्प्लिट हो रही है, तो अगर मैं इसको ऐसे मानूं ये स्प्लिटेड पीक है, तो ये जो स्प्लिटिंग है इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये जे कहलाता है। क्या कहलाता है, जे। कहने का मतलब यह है कि पीक जो है वो स्प्लिट हो गई है। ठीक है, अब वो कितने में स्प्लिट होगी वो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे। तो पीक स्प्लिट हो गई है, स्प्लिट होने के बाद जो मल्टीप्लेट होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कह रहे हैं, जे। ठीक है, ये तो आपकी बात होगी कपलिंग कांस्टेंट की। अब जे की जो है अलग अलग टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए वैल्यू होती है। अगर मान लीजिए मैं एक समझाने के लिए बताऊं कि कोई एग्जांपल लिया मैंने कि ये एक्स कह दिया, ये हाइड्रोजन कह दिया, ये हाइड्रोजन कह दिया, ये हाइड्रोजन कह दिया। ठीक है, 1 2 3 नंबर आप चाहो तो दे सकते हो, नंबरिंग दे देता हूँ 1 2 और ये 3।
अब यहां पर अगर मैं बात करूं 1 और 2 हाइड्रोजन की, तो ये आपस में क्या है, ट्रांस है। तो 1 2 जो है ये ट्रांस पोजीशन पे है। उसके बाद 1 3 की बात करें तो ये सिस पोजीशन है। और अगर हम बात करें 2 3 की तो ये जर्मिनल पोजीशन है। तो यहां पर जब हम बात करते हैं कपलिंग कांस्टेंट की, तो कपलिंग कांस्टेंट जो है वो, पहली बात तो क्या है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कह रहे हैं कपलिंग कांस्टेंट। अब ये जो कपलिंग कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के हाइड्रोजन से स्प्लिट हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं 1 2 की, ये अगर मान लो इनकी स्प्लिटिंग हो रही है तो 2 की स्प्लिटिंग 1 की वजह से या 1 की स्प्लिटिंग 2 की वजह से, तो ये क्या है, ट्रांस है। तो अगर ट्रांस पोजीशन के हाइड्रोजन है तो उनकी जो कपलिंग होगी, क्योंकि उनका एक एनवायरमेंट हो गया ट्रांस का, उसके कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू एक अलग आएगी, सिस की अलग आएगी, जैम की अलग आएगी। तो इसकी वैल्यू जो दे रखी है, जैमिनल की दे रखी है 0 से 3, सिस की दे रखी है 9 से 12, इसकी दे रखी है 13 से 18, मतलब ये अप्रॉक्स रेंज है, ऊपर नीचे चलता है। तो यहां पर आपसे पूछा क्या है, ट्रांस का पूछा है। किसका पूछा है, ट्रांस। ट्रांस ओलिफिनिक प्रोटॉन्स इन इथेन लाइज इन द रीजन। जब ट्रांस पोजीशन के अगर हम प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं तो ट्रांस की जो रेंज है 13 से 18। अब आप ऑप्शन चेक करो, 6 से 8, 10 से 11, 1.5 से 2.5, 15 से 20। तो 13 से 18 की रेंज से मैच कौन कर रहा है, 15 से 20। तो कहने का मतलब ये है कि, सॉरी, कहने का मतलब ये कि अगर आपसे कोई पूछे कि सिस एल्किन और ट्रांस एल्किन में आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो सिस एल्किन के लिए कपलिंग कांस्टेंट की जो रेंज है वो 9 से 12 के अप्रॉक्स है। अब ऐसा कोई रिजिड नहीं है कि ऑप्शन में 9 से 12 ही हो, वो 10 से 13 कर सकता है, 8 से 11 कर सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकता है। ट्रांस की क्या है, 15 से 20। तो ट्रांस का आंसर क्या आएगा, 13 से 18 के आसपास, 15 से 20 ऑप्शन दे दिया। सिस का क्या आएगा, 9 से 12। तो सिस और ट्रांस एल्किन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से। तो ये आपके कपलिंग कांस्टेंट जो है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उससे आप पता लगा सकते हो कि जो एल्किन है वो सिस है या ट्रांस है। क्लियर। चलिए, ये सब मैं थ्योरी में पढ़ा रखा है, फिर भी मैंने आपको एज ए रिवीजन बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H5Cl3, ठीक है, गिव्स इन HNMR स्पेक्ट्रम टू एब्जॉर्प्शन। कि भाई ये कह रहा है कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दे रखा है, C3H5Cl3 गिव्स इन HNMR स्पेक्ट्रम टू एब्जॉर्प्शन। दो पीक दे रही है, कितनी पीक दे रहा है, दो। अ सिंगलेट at del 2.20 and at another singlet at del 4.02 identified the compound। अब यहां पर इसको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए दो तरीके हैं, या तो आप खुद स्ट्रक्चर बनाने लग जाओ कि इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या आएगी, या जो ऑप्शन दे रखे हैं उसको चेक कर लो कि भाई कौन सा ऑप्शन जो है ज्यादा सूट कर रहा है इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो अगर आप खुद बनाने लग जाओगे स्ट्रक्चर तो आपको ज्यादा मेहनत लगेगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो स्ट्रक्चर दे रखे हैं उसको चेक करना है कि ये जो डेटा दे रखा है उसके हिसाब से कौन सा बेटर ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर जब आप देखोगे कि ये आपके एक तरह से सैचुरेटेड कंपाउंड है C3H5Cl, अगर 3 Cl को मैं 3 हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर दूं तो ये एक तरह से प्रोपेन का फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर मेन बात क्या है, मेन बात यह है कि पहली बात तो पीक 2 आ रही है, टू एब्जॉर्प्शन मतलब 2 पीक आ रही है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात अगर हम कहें, या बराबर ही मान लो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकता, बराबर ही इंपॉर्टेंट है कि दोनों पीक सिंगलेट है। यहां से आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, सिंगलेट कब आएगा, कि जब एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं हो। अगर एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन होंगे तो वो स्प्लिट होगा, सिंगलेट नहीं आएगा। पीक सिंगलेट आ रही है, इसका मतलब एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है। तो अब आप ये देखो कि CH3 के एडजेसेंट पे हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। और यहाँ पर 1 2 3 एनवायरमेंट हो गए तो 3 पीक आनी चाहिए, ये तो गलत हो गया। पीक भी 3 आ रही है और सिंगलेट भी नहीं आएगा, स्प्लिटिंग होगी। यहां पर आपके पीक तो 2 आएगी, 1 और 1 2, लेकिन पास पास होने की वजह से स्प्लिटिंग हो जाएगी, ये भी गलत हो गया। यहां पर आप बात करोगे तो एक पीक इसकी और एक पीक इसकी, और क्योंकि बीच में हाइड्रोजन नहीं है, बीच में कार्बन अलग से आ रहा है, तो स्प्लिटिंग भी नहीं होगी, ये सही है। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, 3 पीक आ जाएगी, पीक भी 3 आएगी, स्प्लिटिंग भी हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक्स पता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, आपको करना क्या था कि पीक 2 है और स्प्लिटिंग नहीं है, सिंगलेट है, तो आपको चेक करना था भाई ये एडजेसेंट अगर आते ही है तो स्प्लिटिंग हो जाएगी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, अब देखिए स्प्लिटिंग का कंसेप्ट क्या है। स्प्लिटिंग का कंसेप्ट क्या है
कि नेबर में जितना हाइड्रोजन है उससे एक ज्यादा भी स्प्लिट होता है। जैसे मान लीजिए कि ये 3 है और ये 1 है, तो ये स्प्लिट होगा इसकी वजह से। तो ये कितने 1, तो 1 + 1 2 में स्प्लिट हो जाएगा ये। और ये स्प्लिट होगा इसकी वजह से, तो ये कितने 3 3 और 1 4 में स्प्लिट हो जाएगा। तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग स्प्लिटिंग पैटर्न होता है। थ्योरी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, वहां पर आप देख लेना डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की बात हो रही है। स्ट्रॉन्ग ब्रॉडबैंड, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है शब्द ब्रॉडबैंड। इन द 32 मतलब 3200 to 3600 सेंटीमीटर इनवर्स region due to OH stretching and another strong broadband due to carbon oxygen stretching were observed in the 1000 to 1200 centimeter inverse region. The organic molecule is phenol, hydrogen bonded alcohol, ether और carboxylic acid. अब देखिए यहाँ पर अगर आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो आपके फिनॉल में होता है, एल्कोहल में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। तो अगर आप पीक देखेंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको पीक्स बता रखी है। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन की पीक की बात करेंगे तो ये आपके इसकी वैल्यू कम होती है, आई थिंक शायद 2500 से 3000 के अप्रॉक्स होती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा, ईथर तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अगर कोई स्टूडेंट ईथर को टिक करके आ जाए तो फिर उसको आपको क्या करना पड़ेगा, नोबेल पुरस्कार देना पड़ेगा। अब जो एक्चुअल कंफ्यूजन हो सकता है वो हो सकता है फिनॉल और हाइड्रोजन बॉन्डेड एल्कोहल में। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए फिनॉल सिंपल फिनॉल दे रखा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दे रखी, तो एक ऑप्शन बिना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के है और एक ऑप्शन विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग के है। तो जब आप बिना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हो तो उसकी पीक की रेंज थोड़ी ज्यादा होती है और मतलब वैल्यू भी ज्यादा है और रेंज भी कम है। उसको आप कह सकते हो 3400 से लेके 3600 ऐसे कह सकते हो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो। लेकिन रेंज आपने ज्यादा दे रखी है 3200 से 3600, तो यहां आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड एल्कोहल। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको चलना है, वैल्यू क्या दे रखी है, रेंज क्या दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग। अगर ये रेंज दे रखी होती 3400 से 3600 और यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्रॉडबैंड भी नहीं दे रखा होता तो फिर आप कह सकते थे कि भाई फिनॉल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड एल्कोहल। क्यों? क्योंकि रेंज ज्यादा दे रखी है, नीचे से दे रखी है ऊपर तक, तो आपके आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द एनर्जी लेवल्स ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर आर इक्वली स्पेस्ड एंड स्पेसिफाइड बाय द क्वांटम नंबर हुज वैल्यूज आर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, देखिए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को हम पढ़ते हैं एक्चुअल में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, क्योंकि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को दूसरा जो नाम है इसका ऑल्टरनेट टर्म जो है वो है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्योंकि आईआर स्पेक्ट्रम में हम क्या पढ़ते हैं, वाइब्रेशनल मोशन पढ़ते हैं। तो वाइब्रेशन जब हम मोशन पढ़ते हैं तो वो एक्चुअल में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है। तो वो आपने पढ़ा होगा, अगर थ्योरी की अगर हम बात करें तो हुक्स मॉडल और वो सारा पढ़ा होगा। तो वहां पर आपने देखिए इस टाइप से एक डायग्राम देखा होगा, ये आपके इस टाइप से होता है, फिर हम उसमें ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपके होता है v = 0, v = 1, v = 2, इस टाइप से होता है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी गैप होता है ये होता है आपके h न्यू, कितना होता है h न्यू, और जो जीरो का एनर्जी लेवल होता है वो होता है हाफ h न्यू। तो जीरो का जो लेवल है वो हाफ h न्यू है, उसके बाद ऐड होता जाता है 1, मतलब 3/2 h न्यू, 5/2 h न्यू। जो एनर्जी गैप है वो h न्यू है और जो लोएस्ट की वैल्यू है वो हाफ h न्यू है। अगर मैं बात करूं जीरो की तो हाफ h न्यू, 1 की बात करूंगा तो 3/2 h न्यू, 2 की बात करूंगा तो 5/2 h न्यू। तो यहाँ पर जो गैप है वो h न्यू चल रहा है और बाकी चल रहा है। तो ये सिंपल सा कह रहा है कि जो आपके रोटेशनल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू, सॉरी रोटेशनल नहीं, क्वांटम नंबर, यहाँ पर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर आप कह सकते हो, तो उसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 चलती है। क्या कह रहे हैं, एनर्जी लेवल्स ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर आर इक्वली स्पेस्ड, यहाँ पर हम क्या करें, इक्वली स्पेस्ड है, एंड स्पेसिफाइड बाय द क्वांटम नंबर। कौन से क्वांटम नंबर है, जिसको वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर कह सकते हैं। तो उसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3। बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है, सिंपल बेसिक है थ्योरी का। ये क्वेश्चन आप कह सकते हो टिपिकल है, क्यों? क्योंकि देखिए स्कूल लेक्चरर का जो हमारा लेवल है उसमें बेसिक्स दे रखा है, तो इतना टिपिकल क्वेश्चन उसमें बनता नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने लगभग सारे एग्जाम के क्वेश्चन कवर करे तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने शीट में डाल दिया था। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसको मैं मैथमेटिकली बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं कराऊंगा, केवल एक हिंट दूंगा कि कैसे आंसर आएगा।
बाकी आप चाहो तो सॉल्व कर लेना, मैंने यहाँ फॉर्मूले लिख रखे। अब देखिए फॉर्मूले मैंने आपको थ्योरी में नहीं पढ़ाया क्योंकि जरूरत नहीं थी। होता क्या है कि ये जो डायग्राम है ये आपके है हार्मोनिक ऑसिलेटर का। किसका है? हार्मोनिक ऑसिलेटर, जिसमें क्या है कि जो एनर्जी गैप है वो फिक्स है, एच न्यू। अब वो 0 से 1 कहो, 1 से 2 कहो, 2 से 3 कहो, 3 से 4 कहो, मतलब एक अगर आप चेंज कर रहे हो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर तो उसका एनर्जी गैप है एच न्यू। अगर 2 चेंज करते हो तो 2 एच न्यू, 3 चेंज करते हो तो 3 एच न्यू, इस टाइप से चलता है। लेकिन जब एन हार्मोनिक की बात आती है तो एन हार्मोनिक में इस टाइप से ग्राफ बनता है। तो यहां पर जो एनर्जी गैप है वो आप देखोगे धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है। क्या होता जाता है? कम होता जाता है। ठीक है, मोर्स एनर्जी डायग्राम इसको आप कह सकते हो। लास्ट में जाके बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अब यहां पर ये कह रहा है कि द v इक्वल्स टू 0 to 1 एंड v इक्वल्स टू 0 to 2 बैंड्स ऑफ HCl अकर एट 2885.98 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 5667.98 सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट वेव नंबर ऑफ v इक्वल टू 0 to v इक्वल्स टू 3। ये दे रखा है, मतलब ये कह रहा है कि HCl आपका मॉलिक्यूल है, उसमें जो वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है 0 से 1 की इतनी है, 0 से 2 की इतनी है, तो 0 से 3 की कितनी होगी। अब यहां पर सीधा सा कंसेप्ट ये है कि अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर होता तो 0 से 1 की अगर x है तो 0 से 2 की 2x हो जाती और 0 से 3 की क्या हो जाती, 3x, अगर हार्मोनिक होता। तो अब आपको चेक करना है कि भाई ये और ये जो है इसमें रिलेशन क्या है। तो आप देखोगे कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 2885.98, ठीक है, इसको मैं 6 मान लेता हूँ 98 की जगह, थोड़ा राउंड ऑफ में हो जाएगा, 6 कर देता हूँ इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12 हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 हासिल का 1, 8 दूनी 16 17 का 7 हासिल का 1, 5, ये आ गया 5772। अब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आई है उससे क्या है, कम है। क्या है? कम, मतलब वैल्यू क्या है 5772, आपके ट्वाइस जो है वो आई है। अगर आपके हार्मोनिक होता तो ये वाली वैल्यू यहाँ लिखी होती, लेकिन ये वैल्यू यहाँ नहीं लिखी है। क्या लिखी है? कम लिखी हुई है। कितनी कम लिखी हुई है? 5667.98। अब डिफरेंस जो है आप चाहो तो निकाल सकते हो कि कितना अंतर आ रहा है, वो आपको देखना है। तो अंतर जो आ रहा है वो ये आप मान लो 5668, माइनस कर लेता हूँ 5668, ठीक है। तो ये हो गया 12 में से 8 गया 4, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 104 डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 और 2 का जो डिफरेंस है वो आ रहा है कितना, 104। अब यहां पर जब आप जाओगे 2 से 3 पे तो और डिफरेंस आएगा। तो अब वहां पर आपको करना क्या है, फॉर्मूले मैंने आपको क्या दे रखे हैं कि अगर हम बात करें हार्मोनिक की, तो जो हार्मोनिक की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इक्विलिब्रियम में वो ये है, न्यू बार ई। अब 0 से 1 का फॉर्मूला क्या है, न्यू बार ई 1 माइनस 2 एक्स ई। अब ये एक्स ई क्या है, एन हार्मोनिक कांस्टेंट। क्या है? एन हार्मोनिक कांस्टेंट। अब एन हार्मोनिक कांस्टेंट जो है उसके अकॉर्डिंग ये आपके फॉर्मूला आ गया। तो जैसे जैसे आप 0 से 1 पे जाओगे, 1 से 2 पे जाओगे, 0 से 1 फिर 0 से 2, तो ये जो टर्म है 1 माइनस 2 एक्सी, 1 माइनस 3 एक्सी, 1 माइनस 4 एक्सी, ये टर्म क्या हो रहा है, ओवरऑल एक्सी जो है वो है 2 3 4 इस टाइप से बढ़ रहा है। तो ओवरऑल जो ब्रैकेट वाली टर्म है वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि 1 में से माइनस कर रहे हो। तो जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे तो जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो जिसको आप ऐसे कह सकते हो कि जो 1 और 2 का जो डिफरेंस आ रहा है, 0 से 1 और 0 से 2 का जो डिफरेंस आ रहा है वो 104 आ रहा है, तो नेक्स्ट डिफरेंस इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ठीक है, इस टाइप से आप कह सकते हो। तो यहां पर आपके इसको आप अब क्या करोगे, इसको आप क्या करो 5 6 6 7, मतलब इसको 8 मान लेता हूं। अब इसमें क्या है कि आप इतना जोड़ोगे तो जो वैल्यू आएगी उससे आपको थोड़ा कम करना है। कम कितना करना है, जैसे ये 100 है तो 150 200 अप्रोक्स आप कम कर सकते हो। और अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है तो फिर ये आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। अब क्योंकि आपके लेवल का नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालोगे, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब आपको चेक क्या करना है कि ये आपके वैल्यू है सेकंड वाले की, इसके अकॉर्डिंग है। फर्स्ट वाली जो वैल्यू आई है जो आपके है 2886, ये आपके इसके अकॉर्डिंग है। तो फर्स्ट वैल्यू इसके अकॉर्डिंग है,
सेकंड वैल्यू इसके अकॉर्डिंग है, तो थर्ड वैल्यू जब आप इसके अकॉर्डिंग निकालोगे तो आपके जो गैप है वो क्या होता जा रहा है, कम हो रहा है, मतलब मल्टीप्लिसिटी से थोड़ा कम हो रहा है, तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, इसको आप चाहो तो अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना, वरना आप इसको छोड़ भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्योंकि मैथमेटिकल इतना जाने की हमें जरूरत नहीं है, अब अगर आप और स्पेसिफिक मैथमेटिकली जाओगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। दो इक्वेशन है, फिर आपको ये निकालना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेट से काम चलेगा। तो हमने ये देखा फर्स्ट और सेकंड में जो डिफरेंस है वो 104 का है, ऐसे ही आपके आगे डिफरेंस आएगा। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। नहीं भी आपको आ रहा है तो उसको छोड़ सकते हो आप, क्योंकि इतना आपकी नीड नहीं है, ये नेट लेवल का क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नाइट्रोजन हैज न्यूक्लियर स्पिन ऑफ 1, द एनएमआर ऑफ नाइट्रोजन हैज। अब देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअल में सेट में आया हुआ है, सेट जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 2013 में आया हुआ है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये टेक्निकल एजुकेशन लेक्चर वाले में आया हुआ है, पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चर कह लो या लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन कह लो, तो ये इसका लेवल ज्यादा होता है, इसलिए थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, स्कूल लेक्चर के लिए जरूरत नहीं है इसकी, छोड़ सकते हो आप इसको। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है सेट में आया हुआ है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन क्या है कि पूछना कुछ और चाह रहा था, लैंग्वेज कुछ और बना दी, उसके हिसाब से आंसर इसने कुछ और दे दिया। अब देखिए होता क्या है कि इसने जो क्वेश्चन की लैंग्वेज दी है वो क्या दी है, नाइट्रोजन हैज न्यूक्लियर स्पिन ऑफ 1, नाइट्रोजन ने न्यूक्लियर स्पिन दे दी 1, द एनएमआर ऑफ नाइट्रोजन हैज, द एनएमआर ऑफ नाइट्रोजन हैज। अब यहाँ पर इसने जो बेसिक थीम थी क्वेश्चन की वो कुछ और थी, पूछना इसको कुछ और चाहिए था, पूछ इसने कुछ और लिया, और आंसर जो पूछना चाह रहा था उसके हिसाब से। अब देखिए मैं एक समझाना चाहता हूँ, देखिए होता क्या है कि जब मैं सिंपल कोई पीक की बात करता हूँ, जैसे मैंने कहा CH3X सपोज, अब मैं HNMR की बात कर रहा हूँ, तो इसमें पीक कितनी आएगी, एक, पीक कितनी आएगी, एक। इसका मतलब क्या हुआ, एक पीक आई है, कितनी पीक आई है, एक। इसका मतलब वो डिपेंड कर रहा है कि कितने टाइप्स के हाइड्रोजन है, उस हिसाब से पीक आएगी। तो यहाँ पर एक ही टाइप था तो एक पीक आई। अब मैंने कहा CH3CH2X, तो यहाँ दो पीक आएगी, क्लियर। तो एक तो होता है पीक की संख्या, तो जिसकी आप बात करें उसकी वैरायटी कितनी है उसके हिसाब से पीक की संख्या आती है। अब दूसरा होता है स्प्लिटिंग पैटर्न। तो स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होता है कि अब यहाँ पर ये वाली जो पीक है इसकी वजह से स्प्लिट होगी, और ये वाली जो पीक है वो इसकी वजह से स्प्लिट होगी, तो वो होता है स्प्लिटिंग पैटर्न, वो अलग चीज है। अब होता क्या है कि जब स्प्लिटिंग पैटर्न आप निकालते हो, जैसे मान लो मैंने कहा ये वाली पीक है, इसके लिए मुझे स्प्लिटिंग पैटर्न निकालना है कि इसका स्प्लिटिंग पैटर्न क्या आएगा इस पीक का, तो मैं क्या करूंगा, इसका जो पड़ोसी है उस पर फॉर्मूला लगाऊंगा 2ni+1, और इस फॉर्मूले से स्प्लिटिंग होगी। तो 2ni+1 का मतलब क्या हुआ, 2n का मतलब संख्या, जैसे मान लो 3 है, और i जो है हाइड्रोजन के लिए कितना है, हाफ प्लस 1, तो 2 से 2 कट गया, 3+1 आ गया 4। अब यहां पर क्या है कि नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के लिए वैल्यू क्या है, i की 1। तो अगर मान लो कि मैं इस टाइप से बात कर रहा हूं कि नाइट्रोजन का स्पिन 1 है, तो 2ni+1 के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूं 2, n की वैल्यू जो नाइट्रोजन है उसकी संख्या अगर मैं 1 मानूं, तो i की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1+1, तो ये आ गया 2+1 = 3। अब कितनी पीक आएगी वो तो डिपेंड करेगा कि वो कितने वैरायटी का दे रखा है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा है, दूसरे फैक्टर भी काम करते हैं। तो सेट के एग्जाम में जो की है उसके अकॉर्डिंग आंसर है 3 लाइंस, जबकि इसको एक्चुअल क्वेश्चन क्या बताना चाहिए था कि नाइट्रोजन की वजह से जो स्प्लिटिंग पैटर्न आएगा उसमें कितनी लाइंस आएगी, या सिग्नल कितनी लाइन में स्प्लिट होगा, ये पूछना चाहिए। तो ये भी ऑथेंटिक क्वेश्चन इसको आप नहीं कह सकते हो। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप इसको और भी सर्च करोगे गूगल पे या ChatGPT पे सर्च करोगे तो वहां पर भी आप देखोगे कि इसकी पीक इतनी स्पेसिफिक नहीं आती है, ब्रॉड पीक आती है, काफी फैक्टर काम करते हैं, नीड नहीं है। इसको एक्चुअल में स्प्लिटिंग पैटर्न पूछना चाहिए था। अब देखिए क्योंकि मैंने क्या है लगभग सारे क्वेश्चन सारे एग्जाम के डाल दिए, तो कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के हो जाते हैं, तो वो आपके नीड नहीं है, लेकिन वो क्योंकि थोड़े बहुत कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए, ज्यादा वैरायटी आपको मिल जाए, ताकि कोई अच्छा क्वेश्चन आए तो आपका छूटे नहीं, इसलिए मैंने आपके लगभग सारे क्वेश्चन शीट में डाल रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कुछ क्वेश्चन को जो है आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आइडेंटिफाई द आइसोमर दैट गिव्स ओनली अ सिंगल पीक एट डेल 3.7 इन HNMR स्पेक्ट्रम। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो केवल एक पीक देगा, मतलब एक तरह के प्रोटॉन है, मतलब सबका एनवायरनमेंट क्या है, सेम है। तो ये हम चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें
तो ये कह रहा है कि एक पीक आएगी, उसकी डेल वैल्यू दे दी। अब देखिए डेल वैल्यू नहीं भी देता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको चेक करना है एक पीक किस में आएगी। तो हम एनवायरमेंट की बात करें तो ये Cl2CH, CH2 का होल थ्राइस CHCl2। तो यहां पर तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये CH2 है और ये CHCl2 है, दोनों डिफरेंट है, इनकी अलग पीक आएगी, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं CH3 CHCl, ये डिफरेंट हो गए भाई, ये डिफरेंट हो गए देखते ही, तो इनकी पीक अलग आएगी, ये गलत हो गया। ये है ClCH2C, CH2Cl का होल थ्राइस। अब ये थोड़ा देखने में समझ में नहीं आ रहा, इसको छोड़ देता हूं मैं एक बार। ये है CH3, फिर Cl2, ठीक है, ये CH2 अलग हो गया, ये CH3। अब देखिए यहां पर ये CH3 की पीक अलग आएगी, इस CH2 की अलग आएगी, तो ये गलत हो गया। अब इसमें आपको पता चल रहा है कि ये तीन की जो पीक है वो एक से ज्यादा आएगी। अब ये ऑप्शन बच गया, इसको चेक करना है मुझे। तो मैं चेक कैसे करूंगा कि ये दे रखा है आपकी ClH2C, फिर दे रखा है C, और CH2Cl थ्राइस दे रखा है। तो CH2Cl CH2Cl CH2Cl, तो आप देखोगे कि सारे जो है CH2Cl ही है, सबका एनवायरमेंट एक जैसा है, तो एक ही पीक आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा था इनमें से कौन सा एग्जांपल ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ पिक्स वन आएगी। तो आपको चेक करना है कि जो आपके मॉलिक्यूल है उसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं। मतलब अगर हम केमिकल एनवायरनमेंट देखें तो कितने प्रोटॉन ऐसे हैं जिनका एनवायरनमेंट सेम है, कितने प्रोटॉन ऐसे हैं जिनका एनवायरनमेंट डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं वो नंबर ऑफ पीक्स डिसाइड करता है। तो यहाँ पर जैसे मैं बात करूँ तो इसकी पीक अलग आएगी, इनकी पीक अलग आएगी, इसमें भी फिर वैरायटी हो जाएगी, क्योंकि CH2 जो है तीन है, तो तीनों जो CH2 है उनका एनवायरनमेंट सेम नहीं है, ये और नंबर ऑफ पीक्स बढ़ाएगा। फिर आप देखोगे कि ये आपके CHCl CHCl एनवायरनमेंट डिफरेंट आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है नंबर ऑफ पीक्स आती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन जो है इनको आप थोड़ा सा इग्नोर भी करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी ये सिंपल क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपके जो है क्वांटम नंबर जो है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू क्या आएगी 0, 1, 2, 3।